दोस्तों, आपका हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो ये मैं कैसे बताऊँगा, सबसे पहले वो देख लीजिए। क्लास 12th का जो है सैम्पल पेपर आया था फिजिकल एजुकेशन का, अभी मिड टर्म के लिए। ठीक है, उसकी मार्किंग स्कीम नहीं आई है, तो मैंने जो है पूरा ये पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, जिस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में करना होता है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो पूरा जो है मैंने पेपर सॉल्व किया है अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है वो परसों ही है। ठीक है, तो अब समय कम है, अगर आप ये फॉर्मेट देख लेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और मेरी गारंटी है, अगर आप इसी तरीके से लिखते हैं और आपको अगर सही आंसर पता है और ये आप राइटिंग का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो आपको पूरे नंबर जो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे जो है इसका टाइम होगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा मिड टर्म का, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक MCQ हैं, एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन 17 से लेकर 26 तक 3-3 नंबर के हैं, और वर्ड लिमिट कितनी है, 80 से 100 शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक 5-5 नंबर के हैं, और वर्ड लिमिट कितनी है, 150 से लेकर 200 शब्द। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करते हुए करना है। ये जो MCQ क्वेश्चन है इसके आंसर आप यहाँ देख लीजिए, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके भी आंसर मैंने लिख रखे हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकलांग एथलीटों के लिए डेफलिम्पिक्स का आयोजन किया जाता है। किन एथलीटों के लिए जो है डेफलिम्पिक्स खेलों का आयोजन किया जाता है। क मानसिक अक्षमता, ख शारीरिक अक्षमता, ग बौद्धिक अक्षमता, या घ सुनने की अक्षमता। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ, सुनने की अक्षमता। किस तरीके से आप इसका जो आंसर है बिना पढ़े ही बता सकते हैं। अगर आपने डेफ वर्ड सुना है, डेफ ओलंपिक्स, डेफ वर्ड उन लोगों के लिए होता है जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिनको बहरा कहा जाता है, उनको डेफ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो डेफ ओलंपिक्स खेल उन्हीं लोगों के लिए जो है शुरू किए गए थे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, यानी उनकी कौन सी अक्षमता है, सुनने की अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो एक नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं। ऑप्शन क्या है, क स्टाफिंग, ख व्यवस्थापन, ग नियंत्रण, या घ निर्देशन। तो निर्देशन होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, जो नेता जो है किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जो स्टेप्स लेता है, ठीक है, उसकी निगरानी के लिए जो कदम उठाता है, वो किस में आता है, निर्देशन में आता है। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी थी, संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किसके तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर क है स्टाफिंग, ख जो है व्यवस्थापन, ग जो है नियंत्रण, घ है निदेशन। इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क स्टाफिंग। नाम से आप इसका समझ सकते हैं, जो कर्मचारी किसी जगह पे हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टाफ, और जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो उसे क्या कहेंगे, स्टाफिंग। ठीक है, तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे। अगला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, जेनुवाल्गम किस पोस्चुरल विकृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन क है धनुषाकार टांगे, ख है घुटनों का टकराना, ग है काइफोसिस, घ है लॉर्डोसिस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख, घुटनों का टकराना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉक्ड नीज। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है, जेनुवाल्गम। ठीक है, कक्षा 4 से 12 के लिए साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में सहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर घ, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। ठीक है, ये जो है सहन क्षमता को मापने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, अनुलोम विलोम किस जीवन शैली रोग को ठीक करने में मदद करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, अस्थमा। अस्थमा आप जानते हैं सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड एक बीमारी होती है, तो अनुलोम विलोम करने से जो है इसको ठीक किया जा सकता है। बेरी बेरी शरीर में किस विटामिन की कमी से होता है। इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, विटामिन B1। ये आपको सभी पता होना चाहिए कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है और किस विटामिन का काम क्या है। नियासिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख,
विटामिन B3, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या है, नियासिन। 8 टीमों के लिए लीग टूर्नामेंट में खेले जाने वाले मैचों की संख्या की गणना कीजिए। तो लीग टूर्नामेंट में अगर मैचों की हमें गणना करनी है तो क्या होगा उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप सही से बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 28। कैसे? लीग टूर्नामेंट दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग। इसमें हमें डबल लीग नहीं कहा गया है तो हम कौन सा लीग मानेंगे, सिंगल लीग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/n-1, फिर जो आधा उसको करते हैं 2 से डिवाइड। ये n कितना है, 8, यानी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 8। 8 × 8-1 यानी 7 बाय में 2, तो 8 7 जा 56 बाय में 2 कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके लिख रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो MCQ है इसलिए मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 28। विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है, यानी विशेष ओलंपिक की शुरुआत करने वाला कौन था। इसका नाम आपने सुना होगा, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क, यूनिस कैनेडी श्राइवर। ठीक है, इसकी वजह से जो है विशेष ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस रोग में आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसका उत्तर होगा अस्थमा। ठीक है, उच्च रक्तचाप जो है किससे संबंधित है, इसका जो सही उत्तर है वो है ख, रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित है। हाइपरटेंशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, लो हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, तो वही इस बीमारी में होता है। निम्नलिखित में से कौन महिला एथलीट ट्रायड नहीं है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ, असामान्य मासिक धर्म। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो महिला एथलीट ट्रायड में माने जाते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला एथलीट ट्रायड की जो है व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है चीज़ें आती हैं, कौन कौन से 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क, ख और ग जो है इसमें आते हैं। ऑप्शन नंबर घ, असामान्य मासिक धर्म, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, असर्शन रीजन वाला है। अभिकथन क्या दिया हमें, प्रत्येक खेल के लिए विशेष कौशलों की आवश्यकता होती है। कारण क्या है, फिट रहने से आपको सभी खेल गतिविधियों को करने में मदद मिलती है। तो जो असर्शन है यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख कि ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, किसी भी आपको खेल को खेलना है तो उसके लिए आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो फिट रहने से आप सभी खेलों में अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। आपको यहाँ पे इस साइड में जो है काम बताया गया और इस साइड में जो आपको पोषक तत्व बताया गया है। आपको सही मिलाना है कि किस पोषक तत्व का क्या काम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा ग। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, ऊर्जा देने वाला कौन सा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन, खाद्य को पाचन करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा है हमारा, वसा। और खाद्य शरीर का कुशन कौन सा है, वसा। ठीक है, वसा जो है शरीर पे अधिक जो चर्बी हो जाती है उसको कहते हैं। और खाद्य का पाचन करने के लिए रुक्षांश। ठीक है, तो ये आपका सही मेल हो जाएगा। ये हमारे जो 12 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के थे। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आसनों को पहचाने और उनके नाम लिखें। तो चित्र देख के आपको बताना है कौन सा आसन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको योगा का जो है अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। पहला ये जो आसन है चक्रासन, दूसरा जो आसन है ये हलासन है, तीसरा है भुजंगासन और चौथा है उष्ट्रासन। ठीक है, ये मैंने लिख भी रखा है, आप देख लेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, आसन संबंधी विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखें। ये जो फोटो में दिख रही है कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है, कौन सी विकृति है, उसका हमें जो है नाम लिखना है। तो ये का देख लीजिए, इसका जो का जो है ये क्या है, बो लेग्स, धनुषाकार टांगे। ठीक है, अगला वाला जो है हमारा वो है स्कॉलियोसिस। इसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का किसी और एक और झुकना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं एक और झुकी हुई है। ग जो है हमारा वो है लॉर्डोसिस, यानी कि कुबड़ जो है आगे की तरफ। और घा जो है हमारा वो है काइफोसिस, यानी कुबड़ पीछे की तरफ। तो ये जो थे शॉर्ट वाले आंसर थे। ठीक है, इसमें आपको बस एक एक शब्द में जो आंसर देना था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो वो मैंने कर रखा है, मैं अभी आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पहले आप देख लीजिए,
संतुलित आहार के कोई दो लाभ बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, मिड टर्म का ये प्रैक्टिस पेपर है। सिलेबस मैंने यहाँ लिख रखा है, 6 चैप्टर आ रहे शुरू के। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत मेहनत लगी है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी जो है आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पता चल सके। तो ये हमारा नंबर ऑफ़ मैचेस का फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको बस 1 से 2 शब्द में जो आंसर लिखना है। ठीक है, जो सॉल्व करने वाला है उसके लिए आप सॉल्व भी पेपर में कर सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अपने माइंड में ही सॉल्व करके सीधे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको आंसर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसके भी आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, जो चित्र में से आपको बताना था। क्वेश्चन 15वां क्या था कि संतुलित आहार के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन में बोला गया है 2 लाभ लिखने हैं, तो कोई 2 लाभ लिख दीजिए। पहला क्या है कि इससे शरीर की वृद्धि, विकास तथा रखरखाव के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। ठीक है, शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व चाहिए वो संतुलित आहार में उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा शरीर अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। दूसरा क्या है, इससे शरीर स्वस्थ होता है तथा भोजन आसानी से पचाया जा सकता है। तो संतुलित अगर हम आहार खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और भोजन जो है पचाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मासिक धर्म की शिथिलता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 2-2 नंबर का था, ये 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना था। इसका उत्तर यहाँ देख लीजिए। मासिक धर्म की शिथिलता, इसी को कहते हैं असामान्य मासिक धर्म। ये तब होता है कि जब मासिक धर्म जो होता है महिलाओं में, ठीक है, उसमें अनियमितताएं आ जाती हैं। ठीक है, यानी जो उसका जो अंतराल है वो अनियमित हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मासिक धर्म की शिथिलता या फिर असामान्य मासिक धर्म। ये आपको बताना था, 2 नंबर का था, तो आप इतना भी लिख देते आपको पूरे नंबर मिल जाते। अथवा आपको यहाँ पे चॉइस भी दे रखी थी कि ऑस्टियोपोरोसिस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक हड्डी संबंधी जो है रोग होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिससे हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, ये महिलाओं में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, उनकी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हल्का सा भी अगर झटका लगता है तो हड्डियों के टूटने का डर रहता है। तो बस आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना था। और अगर आप ये लाइन लिख देते हैं, इसे शांत रोग माना जाता है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो टीचर है उसको समझ आ जाएगा कि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। इसे शांत रोग भी कहते हैं क्योंकि इसके जो लक्षण है जल्दी पता नहीं चलते। ठीक है, जब हड्डी टूट जाती है तब पता चलता है, लेकिन हड्डियों का जो घनत्व है धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ इसको देख के भी जो है चार्ट को देख के कर सकते हैं। नीचे के स्कूल में आसन संबंधी विकृतियों के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कलर आप देख लीजिए, जो लाइट ब्लू है वो चपटे पैर हैं, रेड वाला गोल कंधे, लाइट ग्रीन जो है घुटनों का टकराना, और पर्पल जो है धनुषाकार टांगे। अब इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा सिंपल, आप आसानी से बता सकते हैं। अधिकांश छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति पाई गई है, यानी ज़्यादातर छात्रों में कौन सा विकृति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ब्लू वाला रीजन बहुत ज़्यादा है, ये किसको दिखा रहा है, चपटे पैर। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग, चपटे पैर। छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति सबसे कम पाई गई है। सबसे कम आप देख सकते हैं ये जो पर्पल वाला एरिया है, यहाँ आपको दिखेगा ये पर्पल वाला एरिया कम है और ये थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पर्पल वाला जो है, पर्पल वाला किसको दिखा रहा है, धनुषाकार टांगे, यानी कि छात्रों में जो है धनुषाकार टांगों वाली जो विकृति है कम है। तो 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तीसरा देख लीजिए, कौन सी आसन संबंधी विकृति घुड़सवारी से ठीक हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घुटनों का टकराना। ये इसमें से आपको चार्ट में से पता नहीं चलेगा। घुटनों का टकराना है, घुटनों का टकराना तब होता है जब घुटने मिल जाते हैं। ठीक है, घुटने बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो घुड़सवारी करने से जो है घुटनों की दूरी बढ़ जाती है, जिससे ये थोड़ा रोग जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, वही इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, विक्रम 10वीं कक्षा का छात्र है, ये भी आप इसमें से देख के कर सकते हैं, इसमें आपको बस टिक लगाना है। वह हाल ही में सेना में शारीरिक फिटनेस परीक्षण के लिए फिट होने के लिए अपने घर के पास एक फिटनेस अकादमी में शामिल हुआ है। उनके शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने उन्हें संतुलित आहार का पालन करने की सलाह दी है। तो ये कहानी के आधार पर हमें जो है कुछ क्वेश्चन बताने हैं। मस्कुलर और सुडौल शरीर बनाने के लिए
विक्रम को अपने आहार में कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए? इसका जो सही उत्तर है वो है वसा। वसा जो है ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को सुंदर बनाता है, सुडौल बनाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा। ऑप्शन ख, लंबी दूरी की दौड़ के अभ्यास के लिए विक्रम को अपने आहार में डैश की वृद्धि करनी चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटीन, क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ होती है तो सहन क्षमता होनी चाहिए, यानी बिना थके आपको लंबे समय तक दौड़ना है, उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे यूज़फुल होगा। अब क्वेश्चन ग है, किस विटामिन की कमी से हाथ पाँव में कमजोरी आ जाती है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ख, विटामिन B3। इसकी कमी से जो हाथ पाँव में कमजोरी आ जाती है। अब 19वां क्वेश्चन है, आपको लिखना था, कटी चक्रासन की क्रियाविधि एवं लाभों की व्याख्या करें। या फिर आपको चॉइस दे रखी थी, जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोगों की रोकथाम में आसनों की क्या भूमिका है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 17, 18 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 19, कटी चक्रासन जो है उसकी क्रियाविधि, उसको करते कैसे हैं और उसका लाभ क्या है? तो विधि देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पैरों को जोड़ के सीधे खड़े हो जाएं, सांस अंदर लेते हुए हथेलियों को जो है एक दूसरे के सामने रखें, अपने हाथों और कंधों को समान दूरी पर रखें। ये आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3, ठीक है, सामान्य रोगों की रोकथाम के लिए योग, उसमें ये सब है। तो आपको वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई से भी आपसे आसन पूछ सकता है, उसकी क्रियाविधि और उसके लाभ, और साथ ही साथ उसके जो नुकसान है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये स्टेप आपकी बुक में भी दिए गए हैं। फिर अपने हाथों को कंधों की जो दूरी है समान रखनी है। सांस छोड़ते हुए कमर दाहिनी ओर घुमाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखिए। सांस लेते हुए पुनः सामने की ओर घूम जाए। इस आसन को कुछ समय तक दोनों तरफ करें और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपने विधि बता दी, 2 नंबर आपको मिल गए। अब 1 नंबर का है आपका लाभ। तो आप इसमें 2 अगर लाभ बता देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला है कब्ज से राहत, दूसरा मेरुदंड तथा कमर का लचीलापन। इससे मेरुदंड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी होती है, मेरुदंड उधर होता है, ठीक है, और कमर जो है लचीलापन आता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा हमें चॉइस दे रखी थी कि जो व्यस्त जीवन शैली है, जो सामान्य जीवन शैली के जो रोग हैं उसके लिए आसन क्यों जरूरी है? तो आजकल की जो जीवन शैली है वो व्यस्त हो गई है, जिसके कारण लोगों की बैठने की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आसन में क्या होता है कि शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह रखा जाता है। आसन होता ही क्या है कि इस तरीके से हम बैठे या इस तरीके से हम शरीर को रखें ताकि जो हमें कम से कम तकलीफ हो और हमारे जो शरीर है उसके अंग जो है अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो आसन से क्या होता है, जो हमारे शरीर है उसके जितने भी अंग हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। इसलिए इससे क्या होता है, शरीर जो है और मन जो है स्वस्थ रहता है और रोगों की रोकथाम होती है। इसीलिए जो है सामान्य जीवन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी जो है रोग हैं, उसको सुधारने के लिए आसन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी 19 वर्ष की आयु की लड़की की बेसल मेटाबॉलिक दर की गणना करें जिसका शरीर का वजन 50 किलोग्राम और ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते अगर आपको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता। बेसल मेटाबॉलिक दर, इसको कहते हैं BMR। ये लड़कियों के लिए जो है अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है, तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब इसमें आपको करना कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इसका अनुमान लगाने का जो तरीका था किसने दिया था, हैरिस बेनेडिक्ट, ठीक है, इसने जो है इसका फॉर्मूला दिया था। इसके अनुसार क्या होता है, अगर हमें महिलाओं के लिए BMR निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 655 प्लस 9.6 इंटू वजन किस में लेना है, किलो में, प्लस 1.8 इंटू ऊँचाई किस में लेनी है, सेंटीमीटर में, माइनस 4.7 इंटू आयु वर्ष में। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि लड़की की आयु है 19 वर्ष, वजन है 50 किलो और ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बस हमने उसकी जगह पुट कर दिया और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1315.7 कैलोरी, यानी इतनी कैलोरी की जो है उस लड़की को आवश्यकता है। इतना जो है उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो उसका सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपको आप समझ रहे होंगे कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। जितना पूछा गया उतना ही बताएं
और वर्ड लिमिट में फॉलो करते हुए, क्योंकि 3 नंबर का है तो 80 से 100 शब्द, 100 शब्दों से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। कोशिश करें कि 8 से 9 लाइन इसमें ज़रूर लिख दें। और छोटा क्वेश्चन है जैसे सॉल्व करने वाला है तो उसमें तो कम लाइन में भी आपका आंसर जो है हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 21वां क्वेश्चन क्या है, सीढ़ीनुमा विधि का उपयोग करके 8 टीमों का एक फिक्सचर बनाएं। इसमें आपको चॉइस दे रखी है। दूसरा क्या है, यदि आपके पास बड़ी संख्या में टीमें हैं तो आप किस प्रकार के टूर्नामेंट प्रारूप का उपयोग करके इस टूर्नामेंट के कोई दो लाभ भी बताएं। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स हैं तो आप कौन सा जो है टूर्नामेंट यूज़ करेंगे और इसके जो लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। 2 लाभ बताने हैं। तो अब इन दोनों का आंसर देखते हैं। पहला हमसे क्या बोला था कि 9 टीमें 8 टीमें हैं सॉरी, आपको सीढ़ीनुमा विधि से यानी स्टेयर केस मेथड से जो है इसका फिक्सचर बनाना है। तो कैसे होगा, 8 टीमों के लिए इस तरीके से होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, जितनी टीमें हैं उससे एक राउंड कम कर दीजिए तो 7। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये लास्ट राउंड 7th। तो बस आपको यही इतना सा बना देना था, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और अगर आपसे बोला गया होता मैच निकालने के लिए मैचों की संख्या, तो सिंगल लीग के लिए जो मैचों का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n×n-1/2। तो आप n की जगह 8 पुट करेंगे तो आपके कितने मैच हो जाएंगे, 28 मैच। और अगर आपसे बोला जाता है कि इसी का अगर हमें सीढ़ीनुमा विधि से डबल लीग करवाना है तो कितने मैच हो जाएंगे, n×n-1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 56 मैच। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है, पेपर में आपको ये नहीं लिखना। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ टीम्स लिखनी है, फिर आपको लिख देना है स्टेयर केस मैथड और इस तरीके से आपको ये बना देना है। तो पहला जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें साइक्लिक मेथड है, स्टेयर केस मैथड है, ये दोनों ही मैथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका पेपर में जो है आ सकता है। फिर इसमें हमें चॉइस दे रखी थी, उस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर आपके पास बड़ी संख्या में टीमें हैं तो आप कौन सा टूर्नामेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके कोई 2 लाभ बताइए। तो हम कौन सा टूर्नामेंट यूज़ करने वाले हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में टीमें हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हम सीडिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। सीडिंग यानी कि जो अच्छी टीमें हैं उनको सीडिंग करके एक बाई दे के जो हम आगे भेज सकते हैं ताकि उनका शुरुआती दौर में मैच ना हो और वो टीमें जो टूर्नामेंट है उससे बाहर ना हो। इसमें इस बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके लाभ क्या होंगे इस टूर्नामेंट के, वो आपको बताना है। तो 1 नंबर किसका था कि आपने कौन सा टूर्नामेंट चुना है, सही टूर्नामेंट चुना है तो 1 नंबर आपको मिल गए। अब आप उसको 2 लाभ बताने थे, 2 लाभ अगर आप सही बता देते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। पहला लाभ क्या है, इसमें टीमों के पास हारने के बाद दूसरा अवसर नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि सारी टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करती है। उन्हें पता होता है कि अगर हम हारेंगे तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो इसमें सभी जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे दर्शकों का जो रोमांच है वो बना रहता है, एंटरटेनमेंट पूरा बना रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जो टूर्नामेंट होते हैं नॉकआउट, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलते, जिसके कारण दर्शकों की रुचि रहती है। अगर ज़्यादा संख्या में टीमें हैं, डेली डेली हम मैच कराएं डेली डेली, तो उतने दर्शक वहाँ पे देखने नहीं आएंगे, वो बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहे हैं तो उन्हें पता है कि सभी टीमें जो है अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी ताकि वो जो टूर्नामेंट है उससे बाहर ना हो। तो इसमें दर्शकों की रुचि रहती है और धन भी जो है ज़्यादा खर्च नहीं होता। लंबे टूर्नामेंट कराएंगे तो ज़्यादा धन खर्च होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किन्हीं 3 विटामिनों के नाम लिखिए तथा उनकी जीवन में भूमिका लिखिए। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर हिंदी में कहते हैं भोजन संबंधी विकार। ठीक है, ये आपको बताना है। जब व्यक्ति सामान्य से अधिक या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप जो खाना खा रहे हैं, अगर आप कोई व्यक्ति जो है उससे ज़्यादा खाने लगा कभी कभी या कभी कभी उससे कम खा रहे हैं, यानी कि जो अपनी नॉर्मल जो उसका रूटीन है खाना खाने का उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं भोजन संबंधी विकार या ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। ठीक है, जो व्यक्ति की आहार पद्धति को अनियमित कर देता है। आहार पद्धति यानी जो डेली भोजन खाने का रूटीन है उसको अनियमित कर देता है। कभी वो ज़्यादा खा लेता है, कभी कम खा लेता है। ज़्यादा खाने से क्या क्या हो जाता है, मोटापा, मधुमेह, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ये सब बीमारी हो जाती हैं। और कम खाने से कुपोषण हो जाता है, जिससे अनीमिया, ठीक है, और विटामिन और प्रोटीन की कमी, ये सभी जो है प्रॉब्लम हो जाती है।
3 नंबर का था, आप इसमें और इसके टाइप भी बता सकते हैं। भोजन संबंधी विकार 2 तरह के होते हैं, पहला क्षुधाभाव और दूसरा बुलीमिया अतिक्षुधा। क्षुधाभाव में क्या होता है, ये भी एक मानसिक रोग है, ठीक है। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो वजन कम करने के चक्कर में कम भोजन करता है। आप देख रहे होंगे ये फैशन चल रहा है आजकल कि सब पतले होने के लिए जो है कम भोजन करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। दूसरा होता है बुलीमिया अतिक्षुधा। इसमें क्या होता है कि पहले व्यक्ति तो है बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, फिर दूसरे ही पल क्या करता है कि मैं वज़न कम कर लूँ, यानी पहले खा भी रहा है, फिर क्या सोचता है कि मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। तो इसके बाद वो क्या करता है, खाना खाने के बाद सोचता है वज़न कम करना है, उसके लिए उल्टी कर लेता है, ठीक है, या फिर उपवास रख लेता है, ये कभी कभी दवाइयों का भी उपयोग कर लेता है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि विटामिन जो है, किन्हीं 3 विटामिनों के आपको नाम लिखने हैं और उसकी जो जीवन में क्या भूमिका है वो बताना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे विटामिन क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और क्रियाओं के लिए, और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कोई 3 आपको विटामिन लिखने थे और वो हमारे जीवन में क्या काम आते हैं वो आपको लिखना था। तो मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है आपको समझाने के लिए। आप शॉर्ट में भी इसको आंसर हर विटामिन का आप 2-2 3-3 लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन डी, ये अच्छे दांतों और स्वस्थ अस्थियों के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बढ़ते हुए बच्चों के भोजन में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी कमी से अस्थि विकृति, रिकेटस आदि रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे दांतों के लिए और स्वस्थ अस्थियों के लिए जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है आप सभी जानते होंगे, धूप से ज़्यादा हमें विटामिन डी मिलता है। दूसरा है विटामिन B6। यह विटामिन जो है हीमोग्लोबिन की जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में जो है, आप जानते होंगे रेड ब्लड सेल्स में जो है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसके निर्माण प्रक्रिया, उसको बनाने में जो है विटामिन B6 सहायक होता है, और ये जो है त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। तो आपके ऐसे विटामिन लिखने थे जिसका हमारे जीवन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जिसकी हमारे जीवन में भूमिका हो। विटामिन सी क्या है, ये क्या होता है, हमारे उपापचयात्मक दर को बढ़ा देता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा जल्दी पच जाता है अगर हमारे भोजन में विटामिन सी की मात्रा है। ये भी रोगों को जो है, व्यक्ति को जो है रोगों से लड़ने की भी शक्ति देता है, और लोहे और कैल्शियम का जो शोषण है वो भी ठीक करता है। तो ये आपको, अगर आप ये आंसर लिख देते पूरे आपको नंबर मिलते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको लिखना है, जो आपसे पूछा गया बस उतना ही लिखिए, उसको आप एक्सप्लेन करना चाहे तो और कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन वर्ड लिमिट को भी आपको फॉलो जरूर करना है। क्वेश्चन 24, एक टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न समितियां क्या भूमिका निभाती हैं। और यहाँ आप साइड में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1/2 × 6, यानी कि 3 नंबर आपके किस तरीके से बनेंगे, आधे आधे नंबर मिलेंगे आपको 6 पॉइंट के। इससे आपको क्या आइडिया लगना चाहिए कि हमें किन्हीं 6 समितियों के बारे में लिखना पड़ेगा, तभी जो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने वही जो एक लाइन लिख दी कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए संगठित टीम की ज़रूरत होती है। ये जो टीम है इसको समिति कह लीजिए, ये खेल के संचालन में बहुत भूमिका निभाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब आपको किन्हीं 6 समितियों के कार्य लिख देने हैं, एक एक लाइन 2-2 लाइन में, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। टूर्नामेंट के दौरान वाली, ठीक है, 3 समितियाँ होती हैं, आप जानते होंगे 3 समितियाँ होती हैं, टूर्नामेंट के पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद। तो हमसे कौन सा पूछा है, टूर्नामेंट के दौरान। तो टूर्नामेंट के दौरान किन्हीं 6 हमें समितियों का काम बताने दो क्या करती हैं। पहला हो गया आयोजन समिति, इसका जो मुख्य काम है सभी कार्यों पर नज़र रखना है और किसी भी प्रकार की अगर कमी है आयोजन में उसे दूर करना है। दूसरा है यातायात समिति, इसका कार्य क्या होता है कि जो खिलाड़ी है मैच वाले दिन खिलाड़ियों को जो है उनके स्थान से लेकर आना होता है, ठीक है, और जब मैच ख़त्म हो जाते हैं तो उनको वापस उनके आवास स्थल पे या होटल जहाँ पे भी वो ठहरे हुए हैं वहाँ पे छोड़ना होता है। तीसरा है स्वागत समिति, इसका मेन काम क्या है कि जो भी आए हुए मेहमान है किसी प्रतियोगिता को देखने के लिए या अधिकारी कोई आया है उसका स्वागत करना, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। चौथा है उद्घोषणा समिति, जितने भी टूर्नामेंट के दौरान घोषणाएं होती है, आपने अगर मैच देखा होगा तो जब भी कोई आउट होता है तो क्या घोषणा होती है कि आउट हो गया इतने रन बना के, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है उद्घोषणा समिति का काम होता है। यानी टूर्नामेंट के दौरान जो भी घोषणा देनी होती है, कोई भी बात बतानी होती है, वो यही समिति करती है। पांचवा है सजावट तथा समारोह समिति, ये इसका काम क्या है कि खेल के जो मैदान है, स्टेडियम है, ये कार्यक्रम के दौरान जितनी भी हमें सजावट करनी है उस सभी का जो ध्यान रखने वाली समिति है
वो है सजावट तथा समारोह समिति। छठा हमें एक और बताना था, प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई भी खेल करवा रहे हैं तो, क्योंकि चोट लगने पर जो है खिलाड़ियों को इस समिति से तुरंत उपचार मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, बहुत सीरियस हो जाती है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना होता है। तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा समिति जो है जिम्मेदार होती है, वही जो है इन सभी उपचारों को देखती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, गंभीर चोट लग गई और अगर हमारे पास चिकित्सा समिति नहीं है तो खिलाड़ी की जो है जान भी जा सकती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैंने आंसर लिखा है और आपको किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन 25, एक एथलीट के शरीर भार सूचकांक यानी बीएमआई की गणना करनी है, बीएमआई बताना है। उसका वजन है 60 किलो और ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। अथवा आपको चॉइस क्या दी है, प्लेट टैपिंग टेस्ट के उद्देश्य और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है उसका आपको उद्देश्य बताना है और किस तरीके से उसको किया जाता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन 25 हमारे क्या था, बीएमआई निकालना था। वजन हमें दिया था खिलाड़ी का 60 किलो और ऊंचाई दी थी 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बीएमआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वजन अपॉन में ऊंचाई इंटू ऊंचाई, यानी वजन अपॉन में ऊंचाई का स्क्वायर। वजन किस में लेना है, किलो में, ऊंचाई किस में लेनी है, मीटर में। तो वजन हमें दिया था 60 किलो, ऊंचाई हमें दी गई थी 180 सेंटीमीटर, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1.8 मीटर। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। या वजन आता है तो वजन, या ऊंचाई का स्क्वायर यानी 2 बार ऊंचाई को गुणा करना है, कर दिया। ये हमारी वैल्यू है, इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया 18.52 kg पर मीटर स्क्वायर, ये जो है बीएमआई आया। और ये किस व्यक्ति का बीएमआई है, यानी हमें क्या पता चल रहा है कि एथलीट जो है एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, आप समझते होंगे 18.5 से लेके 24.9 इसके बीच में जिस किसी अगर व्यक्ति का बीएमआई आता है तो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है तो अति भार में चला जाता है, ठीक है, मोटापे में चला जाता है। फिर क्या पूछा था हमें, प्लेट टैपिंग टेस्ट का उद्देश्य बताना है और प्रक्रिया बतानी है, कैसे हमें करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, परीक्षण गति तथा अंगों का समन्वय जांचना, कि हमारी जो गति है काम करने की वो कैसी है, और जो हमारे अंग है शारीरिक अंग उसका समन्वय, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये आपको उद्देश्य लिख दिया आपने, 1 नंबर आपको मिल गए। उपकरण आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे आपको लिख दिया है। ठीक है, इसमें टेबल चाहिए होता है, 2 पीली डिस्क, आयत, ठीक है, स्टॉप वॉच, ये सब चाहिए होता है। और प्रक्रिया आपको लिख देनी है। ये आपके जो बुक का 6ठा चैप्टर है, खेलों में प्रशिक्षण तथा मापन, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको उसमें टेस्ट दे रखे हैं, उसी में से एक टेस्ट है, उसकी प्रक्रिया आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर लिख देते तो आपको तीनों के तीनों नंबर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य क्या हैं, किन्हीं 3 के बारे में विस्तार से बताएं। तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने सिलेबस देखा उसमें आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है ही नहीं। ये क्लास 11th में था, आपके टॉपिक में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। ठीक है, आपका जो 4th चैप्टर है CWSN के लिए जो है स्पोर्ट्स, उसमें जो है ये इस समिति का कार्य नहीं है, उसमें किसका कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। तो ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है शायद। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक समिति का कार्य लिखने थे और किन्हीं 3 कार्य को आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। पहला कार्य क्या है, इस समिति का उद्देश्य पैरालंपिक एथलीट्स को खेलों में श्रेष्ठता की प्राप्ति के योग्य बनाना। क्योंकि जो CWSN छात्र CWSN जो होते हैं बच्चे, ये जो एथलीट होते हैं, उनको जो है इस योग्य बनाना था कि वो अपने अपने जो लेवल है उसमें श्रेष्ठ बन सके। ये किसका काम है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का। इसका उद्देश्य विश्व को पैरालंपिक खेलों के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित करना है, क्योंकि CWSN जो लोग हैं उन्हें भी खेलने का अधिकार है। तो इसका यही उद्देश्य है कि विश्व में जो है पूरी दुनिया में प्रेरित किया जाए लोगों को, ताकि वो भी अपने अपने देशों में जो है पैरालंपिक खेल सके। ठीक है, और जो CWSN लोग हैं उनको भी एक सम्मान की नज़रों से देखा जा सके। आप भी अभी देखते होंगे, अगर किसी में कोई विकृति है, ठीक है, तो लोग उसका सम्मान नहीं करते, ठीक है, लोग उसको कम मानते हैं। इसी को जो है हटाने के लिए पैरालंपिक समिति जो है जागरूकता फैलाना चाहती है और पूरे विश्व को जो है प्रेरित करना चाहती है। ठीक है, और उनके लिए अब नया कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, दिव्यांग, जिनके अंग जो है दिव्य हैं। पहले क्या करते थे, विकलांग, लेकिन अब उसे हटा के क्या किया है, दिव्यांग।
तो CWSN कहिए या दिव्यांग कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम, इसका मुख्य लक्ष्य किसी भी रूप से अशक्त एवं अविकसित लोगों के लिए पर्याप्त खेल अवसरों को विकसित करना। क्योंकि जो लोग अशक्त हैं, यानी किसी ऑर्गन में, किसी शरीर के हिस्से में खराबी है या विकसित है, कोई मानसिक रूप से भी अशक्त होता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है खेल के मौके पर्याप्त मिलते रहें उनको भी, ताकि उनका विकास हो सके। ऐसे जो लोग होते हैं दिव्यांग, उनको जो है हम पढ़ा लिखा के जो है अच्छी तरीके से विकास जो उनका नहीं किया जा सकता, लेकिन खेलों के जरिए हम उनका अच्छी तरीके से विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन 27 क्या है, शैली एक राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी है, वह अपने मोहल्ले में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने का सोच रही है। 23 टीमें उसके टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देकर फिक्सचर बनाने में शैली की मदद करें, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टीम्स देखनी है कितनी है, नंबर ऑफ टीम्स है 23। अब आपको ये सोचना है कौन सा टूर्नामेंट यहाँ पे यूज़फुल रहेगा। अभी मैंने पिछला एक क्वेश्चन और आया था कि अगर अधिक संख्या में टीमें हैं तो कौन सा टूर्नामेंट यूज़ करेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 23 टीमें हैं, अगर हम उनका लीग टूर्नामेंट कराएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और वो यूज़फुल नहीं होगा। आप जैसे IPL देख लेते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है वो, उसमें कितनी टीम होती हैं, 8 टीमें। इस साल कितनी थी, 10 टीमें, यानी 10-12 टीमें अगर हों तो हम उसका जो है लीग टूर्नामेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा टीमें हो, 20 से ज़्यादा टीमें हो, तो उसका जो है लीग टूर्नामेंट नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा हमें, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, वही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब नंबर ऑफ़ टीम्स आपको पता चल गई। ऊपरी अर्ध जो अपर हाफ है उसमें कितनी टीमें होंगी, n+1/2, यानी नंबर ऑफ़ टीम्स जितनी है उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, तो ऊपर होंगी 12 टीमें। और निम्न अर्ध में क्या होगी, इससे एक कम टीम, n-1/2, यानी 11 टीमें। तो 23 टीमें हैं, उसको 2 हाफ में बांट देना है, अपर हाफ ऊपरी अर्ध और लोअर हाफ निम्न अर्ध। ऊपर होंगी 12 टीमें, नीचे होंगी 11 टीमें। अब कुल मैचों की संख्या अगर हमें बतानी है तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए क्या होता है, n-1, n है नंबर ऑफ़ टीम्स हमारे पास 23 है, एक माइनस करेंगे तो आएगा 22, यानी कुल कितने मैच करवाने हैं हमें, 22। राउंड्स कितने होंगे, हमें इसमें क्या देखना होता है, 2 से अधिकतम पावर, 2 की अगली अधिकतम पावर। जैसे 22 है, अगर हम 2 की पावर 2 करें तो 4, इससे छोटा है। 2 की पावर 3 करें तो 8, इससे छोटा है। 2 की पावर 4 करें तो 16, इससे छोटा है, ठीक है। अगर 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, वो इससे बड़ा है। यानी इस नंबर के बाद 2 की अगली बड़ी पावर कौन सी है, तो अगली जो बड़ी पावर है वो 2 की पावर 5, तो इसलिए राउंड्स कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे। और फिर 22 देनी होती है। 22 के लिए क्या होता है कि 2 की जितनी पावर आई उसको सॉल्व करने के बाद n जो है नंबर ऑफ़ टीम्स, उसमें से माइनस कर देते हैं। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 32 में से n यानी कि नंबर ऑफ़ टीम्स हमने माइनस कर दी 23, तो कितने बची, 9, ठीक है। तो 9 22 हमें देनी पड़ेंगी। अब अगले देखते हैं। अब हमने 2 हाफ बनाए थे, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में जो 22 जाएगी वो आएगी b-1/2। 22 हमारी कितनी आई थी, 9, इसमें से एक माइनस करेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। नीचे कितनी 22 देनी है, b+1/2, b यानी 22 कितनी है, 9, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। सिंपल आपको ये सभी चीज़ें निकाल लेनी है अगर आप, ठीक है, चाहें तो। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपके लिए इस पे बेस्ड MCQ पूछे गए हैं, तो आप ऐसे अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से हो जाए उनका बनाना पड़ेगा, वो आप यहाँ देख लीजिए। पहले तो आपको एक लाइन से जो मैंने यहाँ पे 23 टीमें लिख दी है, 12 टीमों पे यहाँ लाइन खींच दी है। ऊपर है ऊपरी हाफ अर्ध, नीचे है निम्न अर्ध, यानी अपर हाफ लोअर हाफ। अब 22 दे देनी है सबको। अब 22 देने का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। तरीका क्या है, सबसे पहली जो 22 जाती है वो जाती है सबसे नीचे वाली टीम को, ठीक है। उसके बाद जो सबसे दूसरी 22 जो जाती है वो जाती है सबसे ऊपर वाली टीम को। पहली 22 कहाँ जाएगी, लोअर हाफ की लास्ट टीम को। दूसरी 22 जाएगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तीसरी 22 जाएगी, ये लोअर हाफ यहाँ से शुरू होता है, इसकी फर्स्ट टीम को। चौथी 22 जाएगी अपर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें कितनी 22 देनी थी, 9, हमने 22 दे दी। अब उनका मैच करवाए गए। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही अगर हो जाता तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बनाना ज़रूरी रहेगा, तभी जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
टीम नंबर 1 2 को बाई मिल गई तो डायरेक्ट आगे चली गई। टीम नंबर 3 और 4 के बीच में मैच हुआ था, 4 जीत गया, वो आगे चला गया। 5 और 6 में हुआ था, 6 जीत के आगे चला गया। 7 और 8 में हुआ तो टीम 7 जीत गई। 9 और 10 में मैच हुआ तो टीम 9 जीत गई। 22 आप समझते होंगे क्यों देते हैं, ताकि अच्छी टीम है उसे शुरू में मैच ना खेलना पड़े, आगे वो चली जाए। फिर ऐसे टीम 11 और 12 का मैच हुआ तो टीम 11 आगे गई। फिर लोअर हाफ में क्या हुआ, 13 और 14 टीम का मैच हुआ तो 13वां टीम 13 जो है आगे गई। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 13 और जो 14 टीम है उन्हें तो बाई मिल गया, तो वो तो सीधे यहाँ पे पहुँच गई है। 15 और 16 में मैच हुआ तो 15 वाली जो टीम है आगे गई। 17 18 में हुआ तो 18, और 19 और 20 में हुआ तो 20 वाली टीम आगे गई, और बाकी की जो 3 टीमें हैं वो तो बाई लेके आगे पहुंच गई हैं। उसके बाद उनके हमने मैच करवाए, ठीक है, और उसमें से फाइनल हमें जो विनर मिला वो कौन मिला, टीम नंबर 2 विजेता टीम। हमने ऐसे ही जो एज्यूम करना होता है, पहले तो नंबर ऑफ़ टीम्स लिखनी होती है, फिर 2 हाफ में बांटना होता है, अपर हाफ लोअर हाफ। फिर बाई जो है रूल के हिसाब से देते हैं। फर्स्ट बाई सबसे नीचे वाली टीम को, सेकंड बाई सबसे ऊपर वाली टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की पहली टीम को, ये वाली है, फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को, और इसी तरीके से फिफ्थ बाई सिक्स्थ बाई सब चलता है। उसके बाद अपने मर्जी से हमें जो है किन्हीं भी टीमों को विजेता बनाना होता है, और ये करना होता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं इसके आधार पे हम बता सकते हैं। क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। मैचों की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है, इसका उत्तर है n-1। अभी मैंने आपको बताया था कितने मैच होंगे, 23 - 1 यानी 22। टूर्नामेंट में राउंड 3 में कितने मैच खेले जाएंगे। अब राउंड 3 देखते हैं उसमें कितने मैच होंगे। समझ के आपको ये अगर बताना था क्वेश्चन तो आपके लिए ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्ट राउंड तो ये हुआ, इसमें बाई दी गई है। सेकंड राउंड में ये मैच हुए। थर्ड राउंड में कितने मैच हुए अभी आपको गिनना है। एक मैच ये देख ली, टीम नंबर 2 और 6 में हुआ तो एक मैच, एक हुआ 9 और 11 में तो 2 मैच, एक हुआ 13 और 18 में तो 3, एक हुआ 21 और 23 में तो 4। यानी कि राउंड जो तीसरा था, यहाँ पे आपको राउंड दिख रहा होगा ऊपर, राउंड जो थर्ड था उसमें कितने मैच हो गए टोटल, 4। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 4 मैच। टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे, राउंड मैंने बताया कि 2 की पावर कितना आया था हमारा 5, तो ये हो गया ख। तो ये आप समझ रहे होंगे अब कि आपको ये जो मैंने ये बनाया था ये क्यों ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकें। दूसरे राउंड में कितने 22 दिए जाएंगे, इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन नंबर का 0। 22 जो है पहले राउंड में दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और पहले ही राउंड में 22 दी जाती है। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट राउंड में जो यहाँ पे 22 दे रखी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सेकंड राउंड में कोई भी 22 नहीं दी जाती। अगला, तीसरी बाई किस जगह पर दी जाएगी। तीसरी जो बाई है कहाँ पे दी जाएगी। पहली बाई कहाँ दी जाती है, सबसे नीचे वाली टीम को, दूसरी बाई सबसे ऊपर वाली टीम को, और तीसरी बाई लोअर हाफ की पहली टीम को, यानी निचले अर्ध के शीर्ष पर, ठीक है, यानी लोअर हाफ की पहली टीम को। ये क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख लीजिए। तो आप इतना से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 27 तक। क्वेश्चन 28 क्या है, वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करेंगे, इस पर चर्चा करनी है। या फिर आपको चॉइस दे रखी है, एक 62 वर्षीय महिला के ऊपरी शरीर की ताकत और लचीलेपन को मापने के लिए एक परीक्षण विस्तार से समझाएं। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 से आया है, खेलों में परीक्षण तथा मापन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें जितने भी टेस्ट दिए हैं आप ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें से 1 या 2 टेस्ट आना तो कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म ही आएगा। और उसमें एक है रिकली एंड जोन्स टेस्ट, जिसमें 6 टेस्ट दिए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए गए हैं, ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन उसमें से आया हुआ है। अब इसके आंसर किस तरीके से लिखने आप देख लीजिए। पहले हम पूछा था वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता मापने के लिए, तो गति मापने के लिए हम 8 फुट अप एंड गो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है, मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। तो गति के लिए हमने बता दिया अच्छी तरीके से यहाँ पे। फिर सहन क्षमता नापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये वाला जो टेस्ट है हम यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी यही होता है, 6 मिनट 4 टेस्ट, और इसको कहते हैं 8 फुट ऊपर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, यही होता है, ठीक है, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में।
अगर आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो आपको इसे हिंदी मीडियम में लिखना होगा। फिर क्या पूछा था चॉइस में कि आपको कोई 62 वर्षीय महिला है, उसकी ऊपरी शरीर की ताकत और लचीलेपन के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम बैक स्क्रैच टेस्ट करेंगे। इसके बारे में अच्छे से बताना था। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कंधे की लचक का मूल्यांकन करना, उसके बाद क्या क्या इसके लिए आवश्यक चीज़ें चाहिए, स्केल चाहिए बस हमें, और फिर कैसे हमें इस परीक्षण को करना है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से अपनी राइटिंग में लिख देना है। और फिर स्कोरिंग, नंबर किस तरीके से मिलेंगे टेस्ट के, ये जो परीक्षण होगा उसके नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। वर्ड लिमिट मैंने फॉलो करी है, कोई चीज़ें जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से ही अपना पेपर जो है लिखना है। क्वेश्चन 29, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के महत्व की व्याख्या करें। शारीरिक गतिविधियों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए आप कौन सी 3 रणनीतियों का उपयोग करेंगे, समझाएं। यहाँ पे आप साइड में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मार्किंग स्कीम में 2+3, यानी 2 नंबर जो आपको महत्व के हैं और 3 नंबर आपको उसके जो उपाय हैं, ठीक है, रणनीति जो है उसके लिए है। वो यहाँ आप देख लीजिए कि CWSN जो छात्र हैं, अब आपको दिख रहा होगा, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों का क्या महत्व है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, दूसरा एकाग्रता में सुधार। आपको ये पॉइंट लिख देने हैं, इसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। तो इतना जो अगर आपने लिख लिया तो आपको 2 नंबर मिल गए, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, महत्व, 2 नंबर का महत्व था। अब सुधार करने के लिए जो है 3 आपको बताने थे पॉइंट। पहला स्वास्थ्य जांच तथा डॉक्टर निगरानी, यानी खेलों में भाग लेने से पहले जो CWSN छात्र हैं, CWSN जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, एथलीट हैं, उनकी पहले स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और डॉक्टर से निगरानी में रहनी चाहिए, ताकि अगर खेल रहे वो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो चिकित्सा जो जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। दूसरा है शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो इनकी देख रेख करेंगे, ठीक है, इनसे जो एक्टिविटी कराएंगे, उनको भी अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमें किस तरीके से इनके साथ बिहेव करना है। तीसरा रणनीति में संशोधन, जो दिव्यांग बच्चे हैं, CWSN है, उनके लिए सरल दिशा निर्देश होनी चाहिए। खेलों के रूल ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से समझ सकें। ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 CWSN के लिए, ठीक है, खेल, उसमें जो है ये दोनों जो है टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, कि CWSN जो बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों का क्या महत्व है और उसको सुधारने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बुक का ही क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें से आप बहुत सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, उसमें 8 या 10 पॉइंट दिए गए हैं, कोई आपको 3 या 2 लिखने थे इसमें। ठीक है, यह अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30। मोटापे को परिभाषित करें। मोटापे को ठीक करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ एवं विपरीत संकेतों को लिखिए। इसका देख लीजिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1+2+2। मोटापे की डेफिनेशन 1 नंबर की, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए 2 आसन लिखने हैं। एक आसन लिख देंगे आप, उसका प्रक्रिया लिख देंगे, लाभ लिख देंगे, विपरीत संकेत लिख देंगे, तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। और दूसरे आसन का भी अगर आप ये तीनों चीज़ें लिख देंगे तो मिलेंगे 2 नंबर और, यानी टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। अब वो देख लेते किस तरीके से है। सबसे पहले मोटापे की डेफिनेशन लिखनी थी, क्या होता है। तो मोटापा वह दशा है जब व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक हो जाता है। मान लीजिए व्यक्ति का जो आदर्श भार होना चाहिए BMI के हिसाब से, ठीक है, अगर वो अति भार में आ रहा है, ठीक है, इस उम्र में मान लीजिए आपका वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो आप किस कैटेगरी में, मोटापे से। यानी जो आदर्श भार है, जो आपके लिए आइडियल वेट है, उससे अगर आपका 20% ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा अगर आपका वेट हो गया है तो वो मोटापे की स्थिति हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए हमें 2 आसन बताने थे। पहला हो गया ताड़ासन, ठीक है, वो आपको बता दिया, 2-3 लाइन में आपको बता देना है कैसे होता है वो। फिर लाभ आपको बताने थे उसके, ठीक है, 2 नंबर आपको पता है, एक आसन के कितने नंबर थे, 2, और 2 आसन लिख देते तो 4। तो ताड़ासन आपने लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा। लाभ आपने 2 लिख दिए। फिर विपरीत संकेत, यानी किनको जो है ये सब, ये वाला आसन नहीं करना चाहिए, ये आपने लिख दिया 2, इसके पॉइंट आपको पूरे जो है 2 नंबर इसके मिल गए। 1 नंबर आपका डेफिनेशन का हो गया। 2 नंबर आपने ताड़ासन के बारे में लाभ लिख दिया, विपरीत संकेत लिख दिया, प्रक्रिया लिख दी, हो गया। फिर आपने दूसरा आसन कौन सा लिया है, पवन मुक्त आसन, ठीक है, इसमें ये सभी आपने लिख दिया, इसको प्रक्रिया, इसमें होता क्या है। फिर इसके 2 लाभ लिख दिए और 2 विपरीत संकेत लिख दिए, आपको पूरे जो है इसके 2 नंबर और मिल जाएंगे। यानी पूरे क्वेश्चन का आपको इतने अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे।
जो पूछा है उसे पहले ध्यान से पढ़िए और उसी के हिसाब से जो आपको इसका आंसर लिखना है, तभी आप अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख पाएंगे और आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में चॉइस भी दी गई थी। चॉइस क्या है, जीवन शैली संबंधित रोगों में कौन सी बीमारी सांस लेने देने में दिक्कत से संबंधित है? इस बीमारी के लिए सुझाए गए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया और विपरीत संकेतों को लिखिए। ये जो मैं आपको कितनी बार इस वीडियो में 2 या 3 बार तो बता ही चुका हूँ कि सांस लेने से संबंधित जो बीमारी है वो है अस्थमा। तो आपको बीमारी का नाम लिखने का 1 नंबर था, और इसको ठीक करने के लिए जो 2 आसन चाहिए, उन दोनों के आसनों के बारे में अगर आप लिख देते तो 2 नंबर और मिल जाते, यानी टोटल 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अब कैसे लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, कौन सी बीमारी आपको वो लिख देना है, अस्थमा। आप अगर ये वर्ड भी लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसको सुधारने के लिए 2 आसन, पहला लिखा है मैंने उत्तान मंडूकासन। इसकी आपको प्रक्रिया लिखनी थी और लाभ लिखने थे, लाभ नहीं लिखने, सॉरी, विपरीत संकेत लिखने थे। लाभ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना अगर लिख देते इस आसन के बारे में तो आपको पूरे 2 नंबर मिल गए, ठीक है। अब दूसरा आसन आप लिख देते हैं कोई सा भी, वक्रासन मैंने लिख दिया, उसकी प्रक्रिया लिख दी, प्रक्रिया ठीक है अच्छी से लिख दी, और उसका विपरीत संकेत। तो इससे जो है मुझे पूरे 5 नंबर जो हैं मिल गए। अब ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, देख लीजिए आप, ये सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। पूरा जो सैम्पल पेपर है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया अच्छी तरीके से, मैंने आपको उसकी मार्किंग स्कीम दिखा दी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा जो देख लिया होगा। एक बार मैं फिर से और आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। आंसर राइटिंग आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने आंसर लिखे हैं, जितना पूछा उतना ही आंसर बताया गया है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बता सकते हैं तो बता दीजिए, लेकिन वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको वापस, ये देख लीजिए, वापस शुरू से मैं दिखा देता हूँ। ये तो मैंने बस आपको मिड टर्म का सिलेबस बताने के लिए सब चीज़ें लिखी थी, आपको नहीं लिखना। आपको यहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक एक नंबर के थे, MCQ लिख दिया। 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक एक एक नंबर का था। आपको शॉर्ट में इसका आंसर लिखना था, ठीक है। फिर क्वेश्चन 13, चित्र देख के आपको इनके नाम बताने थे, बस और कुछ नहीं करना था। ये 14 में भी वही था, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। फिर संतुलित आहार के लाभ, मासिक धर्म की शिथिलता, ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ शब्द यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, वो आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में चाहे हिंदी में आपको फॉलो इसी तरीके का पैटर्न करना है। जैसे कटी चक्रासन की आपको क्रियाविधि पूछी थी, आपने बता दिया अच्छे से, और लाभ आपसे पूछा तो वो भी आपने 2 लाभ बता दिए, काफ़ी है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए जितना आप लिख सकते हैं उतना आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये था, फिर था BMR निकालना था। फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। फॉर्मूले को सॉल्व किया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 21 सीढ़ीनुमा विधि से आपको ये पूरा बनाना ज़रूरी था, ठीक है। ये पूरा आपको इसी के नंबर थे, पूरे 3 नंबर। मैचों की संख्या मैंने आपको बताने के लिए जो है बस लिख दिया, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट आपको बस लिखना था, उसके लाभ क्या है ये आपको बताना था, 3 नंबर का था। फिर भोजन संबंधी विकार क्या होते हैं, आपने ये लिख दिया। फिर आपको बस इतना लिखना था कि इसके 2 तरह के होते हैं, शुद्धा अभाव। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो आपको शायद 2 या 2.5 नंबर मिल जाते, लेकिन अगर आपने इसको लिख दिया, शुद्धा अभाव, बुलीमिया अतिशुद्धा, ये 2 आपने प्रकार लिख दिए और इनको 2-2 लाइन और एक्सप्लेन कर दिया, गारंटी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता इसमें नंबर, ठीक है। फिर 3 विटामिन लिखने थे और उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है वो मैंने लिख दिया अच्छी तरीके से। आप हर 3 विटामिन लिख देते और उनके 3-3, 4-4 लाइन में जो उनके काम है वो आप लिख देते, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते। फिर यहाँ पूछा था टूर्नामेंट के दौरान जो समितियाँ हैं उनकी क्या भूमिका है, ये मैंने आपको ऊपर का समझाने के लिए लिखा था, यहाँ से आपको शुरू करना था। इसके बाद 6 किन्हीं समितियों के कार्य लिख देने थे, एक एक 2-2 लाइन में, आपको पूरे नंबर मिल जाते। फिर 25वें में BMI निकालना था, फॉर्मूला था, बस वैल्यू पुट करी, वैल्यू को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर से मीटर में, जो फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है उसमें पुट करा और हमारा जो वैल्यू आ गई, ठीक है, BMI हमारा आ गया। फिर प्लेट टैपिंग टेस्ट का आपको उद्देश्य और प्रक्रिया लिखनी थी, वो आपने लिख दिया अच्छी तरीके से, पूरे नंबर मिलेंगे। आप ऐसे लिखेंगे तो पूरे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, इसमें कमी कुछ नहीं है। आपको याद है, आपने पूरा अच्छे ढंग से लिखा है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहता हूँ कि लाइन से लिखना चाहिए, ठीक है। जितना आप लाइन से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सीरियल वाइज लिखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर जो है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा।
नहीं तो कहीं आपने पहला क्वेश्चन इधर किया है, दूसरा क्वेश्चन कहीं बाद में किया है, ऐसे आगे पीछे किया है, तो बहुत ख़राब लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि बच्चे को जो अच्छी ढंग से याद नहीं है। ठीक है, लाइन से करते जाइए समय के हिसाब से, आपको जो है समय की कमी नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 26 था पैरालंपिक समिति के कार्य। ठीक है, ये लिख दिया। क्वेश्चन 27 में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप ऐसे मन में सोच के लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूरी था, इससे ही आपको पता चल जाता। इसी से आपको पता करना था राउंड 3 में कितने मैच हुए हैं, राउंड 2 में कितनी बाई दी गई है, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं 5 नंबर के, तो आपको इसके लिए बनाना ज़रूरी था। ठीक है, उसमें कहा नहीं गया था बनाने के लिए, लेकिन इसको बनाए बिना जो है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। फिर क्वेश्चन 28, वरिष्ठ नागरिक की गति मापने के लिए ये वाला टेस्ट है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। और सहन क्षमता नापने के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट, उसको एक्सप्लेन कर दिया बेहतरीन ढंग से। ठीक है, इसके बाद आपको चॉइस दे रखी थी कि 62 वर्षीय कोई महिला है, उसके ऊपरी शरीर की ताकत और लचीलापन आपको मापना है, तो कौन सा टेस्ट उपयोगी होगा? बैक स्क्रैच टेस्ट। फिर उसको एक्सप्लेन करना था, तो उस उद्देश्य लिख दिया, क्या क्या उसके लिए उपकरण चाहिए, फिर विधि लिख दी, क्या क्या विधि चाहिए उसके लिए, कैसे होता है वो, फिर स्कोरिंग लिख दिया। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काट ही नहीं सकता इसमें। फिर 29वें में CWSN के लिए जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उसका क्या महत्व है, 2 महत्व लिख दिए, 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर का ही था ये। 3 नंबर फिर किसके थे, किसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तीन आपने कोई पॉइंट लिख दिए, उसको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, पूरे नंबर आपको मिल गए। अब और एक्सप्लेन करेंगे तो आप बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट कितनी थी इसमें, 150 से 200 शब्द, तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, मोटापा क्या था? मोटापा वह दशा है जब व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% अधिक या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके फिर ठीक करने के 2 आसन आपको लिखने थे, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद था कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो कौन सा रोग है, तो अस्थमा है। ठीक है, इसको सुधारने के लिए आपको 2 आसन लिखने थे, उसके विपरीत संकेत लिखने थे, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो उम्मीद करता आप समझ गए होंगे आपको अपना एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना है। पूरी मैंने मेहनत करी है इसको, ठीक है, अच्छी तरीके से आपके लिए लाने में, ताकि आपको जो आंसर है सैम्पल पेपर के जो मिड टर्म के लिए आया था वो भी आपको मिल जाए, और साथ ही साथ आपको जो आंसर राइटिंग है उसका भी फॉर्मेट अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो ज़रूर दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले वो देख ले कि किस तरीके से आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। और सैम्पल पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन यूज़फुल होगा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम परसों है, तो आप एक दिन में जो सैम्पल पेपर सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया वो आप इस वीडियो में से जो PDF है उसमें से देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो PDF का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।